हेलो, वेलकम बैक गाइस। अब अपन बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो या डिसऑर्डर हो, जो नॉर्मल नहीं होते हैं, जिनको अपन स्पेशली एबल्ड भी कहते हैं। तो गाइस, इस चैप्टर के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि अपन कैसे इनके लिए स्पोर्ट्स का वो कर सकते हैं, स्पोर्ट्स इनके लिए अवेलेबल करा सकते हैं, और फिज़िकल एजुकेशन का क्या मतलब है इनके पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले है कि इन मॉडर्न वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एबल्ड एवरी सॉरी मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही। एवरी डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू पार्टिसिपेट। राइट टू पार्टिसिपेट सबके लिए है, मतलब जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स हैं उनको भी किसी भी तरह के स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का हक है, जो कि अपन एक एग्जांपल देख सकते हैं पैरा ओलंपिक्स का। अब हम बात कर लेते हैं डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर की। तो गाइस, डिसेबिलिटी होती है रेस्ट्रिक्शन आपके फंक्शन में, बॉडी फंक्शन या फिर मूवमेंट के अंदर। और जो डिसऑर्डर होता है वो एक टाइप होता है डिसेबिलिटी का, जिसके अंदर आपकी मेंटल हेल्थ पे असर होता है। तो इट इज़ डिसऑर्डर की डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिसेबिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल। साइकोलॉजिकल जो हेल्थ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है। और डिसेबिलिटी का सेकंड है कि ऑफन एसोसिएटेड विद बॉडी पार्ट्स, और डिसऑर्डर का है ऑफन एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ। जैसा कि मैंने आपको कहा, नो चांस टू बिकम नॉर्मल, मतलब डिसेबिलिटी के अंदर वापस नॉर्मल होने के चांसेस नहीं होते, बल्कि डिसऑर्डर के अंदर उल्टा है कि आप नॉर्मल हो सकते हैं। डिसेबिलिटी के बारे में अपन स्पेसिफिकली बात करें तो इट मीन्स इनएबिलिटी टू डू वर्क। In fact, it is the state of an individual when he or she cannot work efficiently. अपन इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है? कॉग्निटिव कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वो होती है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल जिसको कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है वो मतलब मैं कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर, प्रोसेस और प्रोड्यूस करने में उसको तकलीफ़ होती है। जैसा कि वो मूवी थी ना, ईशान वाली, तारे ज़मीन पर। उसमें ईशान को किस तरह का होता है उसका मेंटल हेल्थ, आप जानते ही हो। तो उस तरह की डिसेबिलिटी, जब आपको कुछ बोलने करने में दिक्कत होती है, दिस डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू रीड, स्पीक एक्सेट्रा। मतलब उनको बोलने में, पढ़ने में, इन सब में तकलीफ़ होती है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, जो कि सेकंड इसका वो है, क्या बोलते हैं यार इसको, सेकंड वो है, टाइप है। तो उसकी बात कर लेते हैं। इट इज़ अ डिसेबिलिटी व्हेन, नहीं, विच अफेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का क्या मतलब है? रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल्सो अफेक्ट द सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल। इस चीज़ को आप याद रखना, सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल। मतलब जिसको इस तरह की डिसेबिलिटी होता है वो लोगों से ज़्यादा जल्दी सोशल नहीं हो पाते, और थोड़े ऐसे ही रहते हैं, गुमसुम से। और फिज़िकल डिसेबिलिटी की बात करें तो ये अपन जानते ही हैं कि अपना कोई बॉडी पार्ट में दिक्कत होती है, जैसा कि अपन, जिससे अपनी फिज़िकल फंक्शनिंग कम हो जाती है। और ये मोटर भी हो सकती है और सेंसरी भी हो सकती है। सेंसरी से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि आपका जो सेंस होता है, जैसे किसी की बॉडी पैरालाइज हो जाती है तो उसके सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है। ठीक है, समझ गए होगे आप। और कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें तो जेनेटिक कॉज, जेनेटिकली भी हो सकता है, और कुपोषणता की वजह से भी हो सकता है। एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर भगवान न करे चले जाए तो उससे भी हो सकता है। न्यूक्लियर अटैक से हो सकता है, जैसा कि हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी ये डिसेबिलिटी देखी जाती है रेडिएशन की वजह से। और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी हो सकता है। लैक ऑफ एजुकेशन इस तरह से कि अगर कोई किसी चीज़ का क्योर करने के चक्कर में, मतलब उसको नॉलेज नहीं है फिर भी वो कुछ भी कर रहा है, तो लैक ऑफ एजुकेशन के चलते भी ऐसा हो सकता है। अपन स्पेसिफिकली डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर इज़ यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। ये टर्म जो है डिसऑर्डर, वो मेंटल डिसेबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है।
इट इज़ रिलेटेड टू द मेंटल इलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल विच रिड्यूसेस इट्स एफिशिएंसी। मतलब मेंटल इलनेस होती है जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। अपन टाइप्स ऑफ ऑर्डर की बात डिसऑर्डर की बात करें तो आपको मन से लिखना है इसके अंदर पूरे के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो थोड़ा ध्यान लगा के सुनना जो भी मैं कह रहा हूँ। अगर आपको इसके फुल फॉर्म याद है और आपको थोड़ा बहुत याद है कि उसके अंदर क्या होता है, तो आपको एग्जाम के अंदर खुद से लिखना है और आपका काम हो जाएगा। तो हम बात करते हैं ओसीडी की। ओसीडी के अंदर क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं इसको, और इसके अंदर होते हैं नेगेटिव थॉट्स। मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी को ओसीडी हो जाता है तो उसके अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अगर उसके हाथ में मिट्टी लग जाएगी तो उसको लगेगा कि मेरे को जर्म्स मार देंगे, तो वो कई बार हाथ धोएगा। आपने किसी मूवी के अंदर भी ऐसा देखा होगा। तो ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैंने बहुत छोटा छोटा नोट्स को बनाया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो, आप कंफ्यूज ना हो। ADHD की बात करें तो ये होता है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही ज़्यादा ये इजी है। तो इसके अंदर क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, मतलब आपको अटेंशन जो होती है वो आप दे नहीं पाते, किसी को अटेंशन नहीं दे पाते, ठीक है। आप एक जगह पे बैठ नहीं पाते, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। ज़्यादातर छोटे बच्चों में ये देखा जाता है जो एक जगह बैठते नहीं है, इधर उधर उधम मचाते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो ADHD का मतलब है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। अपन बात करते हैं SPD की। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इसका फुल फॉर्म है, और इसके अंदर क्या होता है, बच्चे सेंसिटिव होते हैं और ब्रेन फंक्शनिंग उनकी बहुत ऐसे वीक होती है। कई बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी परेशान होते हैं, रोने लग जाते हैं, किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते, तो उनके अंदर SPD मतलब पाया जाता है, ठीक है। और AHD की बात करें तो होता है ऑस्टिम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये जो डिसऑर्डर होता है इसके अंदर वही होता है, सोशल प्रॉब्लम होती है, बच्चे ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते, भोंदू होते हैं कुल मिला के। समझ रहे हो ना तुम क्या मैं कह रहा हूँ। अब ODD की बात करें तो ये होता है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। बच्चे जो होते हैं वो अपोजिशनल बिहेवियर शो करते हैं किसी के भी प्रति। उनको लगता है मैं ही सही हूँ और बाकी सब गलत हैं, और मस्त रहते हैं मतलब अपनी लाइफ में। मस्त तो क्या रहते हैं, वो खुराफाती होते हैं, बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं और परेशान कर देते हैं सबको, ठीक है। कॉजेज ऑफ डिसऑर्डर क्या होता है, जेनेटिक हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, सोशल फैक्टर हो सकते हैं, कोई आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के, और लो बर्थ वेट की वजह से भी हो सकते हैं। लो बर्थ वेट की वजह से कैसे हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी बच्चे का वेट एट बर्थ नॉर्मल से कम होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका ब्रेन भी सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, और ब्रेन सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो तुम जानते ही हो डिसऑर्डर तो हो गई। और डिसेबिलिटी के एटिकेट अपन देख लेते हैं। अगर कोई भी डिसेबल आदमी है, अब मैं आपको बता दूं ये चीज़ भी आपको खुद से लिखनी है, आपको पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी के एटिकेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई डिसेबल पर्सन से आप मिलते हैं तो कभी भी उसके पास्ट के बारे में मत पूछिएगा। मतलब आपको नहीं पूछना है तो मैं इसको सही कर देता हूँ, कभी भी नहीं पूछना है, ठीक है। और हैंडशेक करना हमेशा बेहतर रहता है, इससे एक अपनापन आता है। तो हमेशा हैंडशेक करना की कोशिश करा करो। और ब्लाइंड और डेफ के साथ क्या एटिकेट्स होने चाहिए आपके, मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई ब्लाइंड पीपल है आपके साथ, है ना, तो उसको अपने नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि वो सुन सकता है, आपको देख नहीं सकता है। तो पहले बताओ कि आप कौन हो, मतलब उनको बता दो पहले कि हाँ मैं आया हूँ आपसे मिलने। और अगर कोई डेफ है तो उनको आपको क्या करना है, थोड़ा शोल्डर को टच कर लो, जिनसे आप उनको समझ में आए कि आप कुछ कहना चाहते हो, उनको समझाना चाहते हो। मतलब इस तरह से अगर आप करोगे उनके साथ तो उनको अलग महसूस नहीं होगा। और एक और एटिकेट ये है कि अगर आप किसी ब्लाइंड पीपल के साथ, ब्लाइंड पर्सन के साथ हो और उसको आप छोड़ के जा रहे हो, तो एक बार उसको बता के जाओ कि हाँ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो आपको देख तो सकता है नहीं, और वो आपसे बातें करता करता उसको लगे कि एकदम से आप चले गए तो उसको बुरा लग सकता है। तो ये नॉर्मल एटिकेट्स है, और भी आपको पता होंगे, खुद से मन से लिख लेना, और एक बार एग्जाम से पहले सोच के जाना आपको क्या लिखना है, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए सोचने का, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एजुकेशन एसेसिबल फॉर CWSN, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेडिकल चेकअप, आप मतलब जो ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, मतलब CWSN जिनको अपन टर्म यूज़ कर रहे हैं, उनका मेडिकल चेकअप कराते रहो, जिससे उनके इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चले कि
कहाँ उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, आप उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवा सकते हो जिससे उनका इम्प्रूवमेंट हो और वो जल्दी रिकवर कर सकें। और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट कर सकते हो जिनसे वो इजीली अपना सारे काम कर सके। और यहीं पर अपना चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं ये, अगर आप ध्यान लगा के एक बार सुन भी लो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बस आपको एग्ज़ाम के अंदर एक बार अच्छे से लिख के आना है जो भी आपने सुना है, और मन से लिखना है और अच्छा और बड़ा बड़ा लिखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड्स के अंदर आप जितना सुंदर लिखते हो उतने ज़्यादा आप मार्क्स ले पाते हो। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।